तो पीछे 3 लेक्चर हो गया है और उसमें से 2 लेक्चर यूट्यूब पे भी डला हुआ है। एक कल वाला आज डलेगा, मतलब एक दिन पीछे पीछे चल रहा है, और आज वाला भी तो डलेगा ही। तो आज कोशिश करेंगे आज तक पूरा फाइनल उस पर अपलोड कर दें। तो जिसका भी पहले क्लास छूटा हुआ है वो तो पहले देखेगा उस वीडियो को, उसके बाद से नोट्स भेजा गया है, वहाँ से नोट्स को भी कंप्लीट कर लेगा। आज तक जितना पढ़ा रहे हैं कल तक पूरा एकदम नोट्स अप टू डेट होना चाहिए, कहीं छूटा उटा नहीं होना चाहिए कि एक पन्ना छूट गया है और थोड़ा सा बस बाकी है। ठीक है, इसलिए पूरा उसको लिख होके फिनिश कर लेना है, तभी ना फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस होगा। ये टॉपिक जो अभी डिस्कस होगा ये संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान का निर्माण, तो ये समाप्त होगा, उसके बाद से एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो पहले से सब लिख पढ़ के रखेगा तब तो आगे टेस्ट में बढ़िया नंबर आएगा। बोलो ना जैसा, क्योंकि पहले से ही ऐसा प्लानिंग नहीं कर लिया ना कि टेस्ट के दिन ही नहीं आएंगे, समस्या ही खत्म। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत परेशानी हो जाएगा। तो आज से नया टॉपिक ये सिविक्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शुरू होगा, जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। इसके पहले एक बात और बताए थे जब पॉलिटी शुरू हुआ था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। याद है कि भूल गए? विधायिका जिसका काम है कि वो क्या करती है, कानून बनाती है। जैसे देश का संसद है और स्टेट का अपना विधानमंडल है, तो इनका काम है कि ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो भारत में जो भी कानून बनता है या तो कोई राज्य की विधानमंडल बनाती है या फिर देश की संसद बनाती है। विधायिका के द्वारा जब कानून बनाया जाता है उसको कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। सेंट्रल की कार्यपालिका है, स्टेट की भी कार्यपालिका है। उसके बाद से न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं, तो न्याय करने की जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की। तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए 3 बातों। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन तथा भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश के हम गुलाम तो थे। हेलो, पीछे बात नहीं करो। आपको पता है कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से लगातार भारत में था या भारत में काम कर रही थी। 1858 के बाद से हमारा जो प्रशासनिक अधिकार था वो भी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन अपने हिसाब से भारत को चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, 1857 की क्रांति। फिर उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। एक पार्टी का नाम सुने होंगे जो अभी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक पार्टी बनती है, जिसके बैनर तले पूरा नेशनल मूवमेंट शुरू होता है और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए और अपनी आज़ादी को लेने के लिए। अब इसी स्वतंत्रता के क्रम में, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, तो यद्यपि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि 1947 में कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और एक ही बार में देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। आंदोलन तो पहले से ही क्या हो रहे थे, चल रहे थे। गांधी जी का आंदोलन हो या बाकी अन्य जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हों, तो देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तभी यहाँ के बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये जितने सारे, राजेंद्र प्रसाद, ये जितने सारे बुद्धिजीवी लोग थे, तो इनका मानना था कि मान लो कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, आज नहीं तो कल तो स्वतंत्र होना ही है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा जिंदगी भर अंग्रेजों के गुलाम ही रहेंगे। तो इन लोगों को लगा कि जब देश स्वतंत्र होगा, तो अभी तो हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से हमारा पूरा व्यवस्था चल रहा है, लेकिन जब हम स्वतंत्र होंगे तब किसके माध्यम से हमारा देश चलेगा, मुद्दा तो बनता है ना। अब ऐसा थोड़े कि जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपना वो सोचेंगे कि कैसे होगा, नहीं। तो इन लोगों ने सोचना लगभग 1930 के दशक से ही इन लोगों ने शुरू कर दिया। 1930 और उसके बाद से लोग थोड़ा सा अपना बात विचार करने लगे कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल जब भी हम स्वतंत्र होंगे तो अपने देश को चलाने के लिए हमको अपने देश को चलाने के लिए हमको एक संविधान की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी।
कुछ नियम कानून चाहिए, और संविधान के डेफिनेशन में ही हम बताए थे नियम और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान। तो देश के आजादी के आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में ही जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आंदोलन में शामिल थे, तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना की कि हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले हमको एक अच्छा सा मुकम्मल संविधान बनाकर तैयार कर लेना चाहिए कि आगे जब हम स्वतंत्र हो तो फिर हमारा देश उसी के बिहाफ पर क्या हो, आगे बढ़े, या फिर उसी नियम कानून के माध्यम से हमारा देश क्या हो, चले। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए हेलो भारत को चलाने के लिए एक भारतीय संविधान होना चाहिए। इसकी सबसे पहले डिमांड एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय करके एक व्यक्ति थे, सबसे पहले 1934 के आसपास जिन्होंने विचार रखा कि देश की आजादी के बाद भारत देश को चलाने के लिए भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए, और ये अपना संविधान पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा क्या होना चाहिए, बनाया होना चाहिए। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या कोई भी ब्रिटिश का हस्तक्षेप हमको मंजूर नहीं हो। ठीक है, आगे चलकर 1935 के कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस का प्रत्येक साल जो अधिवेशन होता था, तो 1935 के कांग्रेस का अधिवेशन में इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया और ब्रिटिश के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया कि देश हमारा जब स्वतंत्र हो तो हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो हमारे देश के संविधान का क्या करे, निर्माण करे। तो 1934 में एम.एन. रॉय और 1935 में कांग्रेस के ऑफिशियल मंच से इस बात को अनाउंस किया गया कि भारत देश को चलाने के लिए भारत का एक संविधान होगा जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा क्या होगा, निर्मित होगा। यहाँ तो कोई सस्पेंस। एनसीईआरटी का जो चैप्टर आपको हम भेजे हैं 8th क्लास का, वो पहला चैप्टर है, उसमें दिया है गया कि 1934 में कांग्रेस ने अपने नीति के तहत इसको घोषणा किया कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। तो कहीं पे ये 34 मिलता है, कहीं पे ये 35 मिलता है, लेकिन फिलहाल आपको 1934 ही दिमाग में रखना है। 1934 में एम.एन. रॉय और फिर कांग्रेस के बैनर तले इसको अनाउंस किया गया कि भारत देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, और फिर उस संविधान सभा एक संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। कोई दिक्कत परेशानी? 1934 1935, तो 2 डेट दिमाग में आ गया। सबसे पहले 1934 में कौन? एम.एन. रॉय। उसके बाद से 1935 में कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया। यहां तो कोई दिक्कत। एक डेट और है इसमें, 1938। 1938 में क्या हुआ? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बात को अनाउंस किया गया कि हमारे भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा, क्योंकि आखिर भारत का संविधान कौन बनाएगा, ये तो मुद्दा बनता है ना। क्या गांधी जी या 2-4-5 लोग मिलकर भारत का संविधान बना देंगे, या फिर जिसका पॉलिटिक्स पे पकड़ है वही 10 लोग मिलकर संविधान बना देंगे? बात समझ रहा है? तो इस बात पे तो चर्चा होनी चाहिए ना कि भारत का संविधान कौन बनाएगा। जिस नियम कानून से पूरा देश चलना है, तो उस नियम कानून को कौन बनाएगा, ये भी तो मुद्दा बनता है ना। कोई आकर बना दे तो फिर दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ना कि जो व्यवस्था संविधान बनाए फिर वो सब लोग उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। नहीं तो फिर संविधान बना और कोई उसको मान ही नहीं रहा है, तो संविधान बनने का कोई मतलब है नहीं। मतलब तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें बहुत सारे लोग होंगे इस संविधान सभा में, और ये सभी लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएंगे। जनता, जैसे मान लो कि हमारे देश का कानून पार्लियामेंट अभी बनाती है, संसद बनाती है ना, जैसे अभी वक्फ बिल पे कानून बना, तो 140 करोड़ जनता के बिहाफ पे कौन बनाया है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या अपने मर्जी से बना दी है? नहीं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उसको हम लोग चुनकर भेजे हैं ना। हमें समझा रहे, मैं समझ रहे। 140 करोड़ मिलकर एक साथ कोई कानून थोड़े बनाएगा। हम लोग चुनकर प्रतिनिधि अपना भेजे हैं, कहां पे? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और वो प्रतिनिधि वहां पे बैठकर देश के लिए क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं, जो सबको मानना है, क्योंकि हमने उनको चुनकर क्या किया है? भेजा है।
बात समझ में आया? तो वो लोग कानून बना रहे। तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पहले लोगों का चुनाव होगा, जनता जिसको चाहेगी वही जाकर इस संविधान सभा में क्या होगा, बैठेगा, और फिर भारत का क्या करेगा, संविधान बने। जैसे अभी आपके स्टेट में मान लो कि शराबबंदी पे कानून बना, तो सरकार अपने मर्जी से थोड़े ना बना दी। सरकार में जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं उनको चुनकर हमने भेजा है, चुनकर जनता ने भेजा है, तब ना वो जनता के लिए कानून बना रहे। तो वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अनाउंस किया कि संविधान सभा का गठन होगा, और इस संविधान सभा में जितने लोग आएंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन कर आएंगे, और फिर ये मिल बैठकर भारत के संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो 1934, 1935 और 1938 तीन डेट। नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट होता है 1940 में। 1940 में क्या होता है? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। आगे इतिहास में इसको पढ़ेंगे, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा एक लाया गया प्रपोजल था, जिसके माध्यम से वो भारतीयों को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल करना चाहते थे। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीयों ने भी कुछ डिमांड रखा था। तो इस अगस्त प्रस्ताव में बस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को आश्वासन दिया, ऑफिशियली कोई उसने भी ऐसा अनाउंस नहीं किया। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले मतलब ऐसे ही एक आश्वासन दिया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कि अगर हम दूसरा विश्व युद्ध जीत जाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 1939 से लेकर 1945 तक। तो ब्रिटिश ने हमको इस बात का आश्वासन दिया कि जैसे हम सेकंड विश्व युद्ध जीतेंगे तो जीतने के बाद आपके लिए एक संविधान सभा का हम क्या कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। और ये संविधान सभा भारत के संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ब्रिटिश ने ऐसा बोला भी, ठीक है। हालांकि ये ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली कुछ नहीं था, बस बताया कि हम आपके लिए एक संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो 1934, 1935, 1938 और 1940 पहली बार ब्रिटिश ने कब माना? 1940 में, कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगा जो भारतीय संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आगे चलकर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन मिशन भाई? क्रिप्स मिशन। इसका जो अध्यक्ष था वो स्टेपर्ट क्रिप्स नामक एक व्यक्ति था। हेलो, बाद में लिखना। स्टेपर्ट क्रिप्स नामक एक व्यक्ति था, इसलिए इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन था। 1942 में युद्ध अभी चल ही रहा है, 1939 से 45। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय अभी ब्रिटिश के साइड से भाग नहीं ले रहे हैं और ब्रिटिश की लगभग हार हो रही थी। ब्रिटिश ने भारतीयों को एक और मौका दिया, बोला कि आप हमारे साथ युद्ध में शामिल होइए, और जैसे युद्ध जीतेंगे और युद्ध समाप्त होगा, अब ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा का हम क्या करेंगे, गठन करेंगे। और यह संविधान सभा भारत के संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो ऑफिशियली कब इन्होंने एक्सेप्ट किया? 1942 में क्रिप्स मिशन में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाया जाएगा जो भारतीय संविधान का क्या करेगी, निर्माण करेगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो 1934, 1935, 1938, 1940, 1942 कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट अगला डेवलपमेंट 1945 में युद्ध खत्म हुआ। खत्म होने के बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन मिशन भाई? कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक है। AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेपर्ट क्रिप्स जो इसमें था वो भी इसमें शामिल था। 3 सदस्यीय एक टीम भारत पहुंचती है कैबिनेट मिशन के रूप में, क्योंकि इसी समय एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, दूसरा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन काफी बढ़िया से चला हुआ था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश को ये आभास होने लगा था कि अब एक ना एक दिन तो भारतीय स्वतंत्र होंगे ही, इनको स्वतंत्र करके जाना ही है। तो इन सारे मुद्दों को डील करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो यही कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत के संविधान को बनाने के लिए
भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए 1946 में। यहां तक कोई दिक्कत? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन ये सलाह देता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। यही संविधान सभा मिलकर आगे भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, जो देश की आजादी के बाद पूरे देश में क्या होगा, लागू होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अब मामला एक ट्विस्ट ये आता है क्योंकि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसमें जो भी चुने हुए लोग जाएंगे वो सब के सब क्या जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान। अभी भारत में भी दोनों तरीके से वोटिंग होती है। जैसे प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान में जनता खुद वोट करती है, जिसको भी वोटिंग राइट्स, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है वो खुद वोट करती है। जैसे आपके यहाँ मुखिया का इलेक्शन होता है, आपके गांव के लोग जाते हैं वोट करने, तो ये कौन सा मतदान है, प्रत्यक्ष मतदान। आपके यहाँ सरपंच पंच इस सब का मतदान होता है, ये कौन सा मतदान है, प्रत्यक्ष। यहां तक कोई दिक्कत? आपके यहाँ विधायक का चुनाव होता है, एमएलए का, अभी होगा 2025 में बिहार विधानसभा का, तो उसमें सब लोग जाएंगे वोट करने, बोलो ना जी इसमें। तो भी कौन सा मतदान है, प्रत्यक्ष। आपके यहां लोकसभा का इलेक्शन होता है, किसका भाई, लोकसभा का, नाम सुने 2024 में हुआ, तो भी कौन सा मतदान है, प्रत्यक्ष। मतलब जिसमें जनता खुद अपना वोट कास्ट करती है और नेता जीतते हारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मतदान। लेकिन आपने कभी सुना आपके गांव के लोग राष्ट्रपति को वोट करने गए थे? सुबह उठे और चर्चा चल रहा है कि चलो राष्ट्रपति का वोट करना है, कभी सुने? नहीं सुने। तो राष्ट्रपति के वोट कौन करता है, एमएलए करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य इसमें वोट करते हैं। तो ये तो जनता खुद नहीं कि हमने चुनकर भेजा, वो अगले प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब नेक्स्ट प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जैसनो। यहां तक बात समझ में आया? दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अभी पार्लियामेंट में जाओगे, संसद, तभी संसद में दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। नाम सुने होंगे पहले भी, दो सदन है। लोकसभा में अगर बात करेंगे तो अभी टोटल सीट है यहाँ पे 543, ठीक है। राज्यसभा में बात करेंगे तो अभी सीट है 245। कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी तो इसका एग्जाम्पल दिए कि लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो किससे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष मतदान। जनता अपना वोट करती है, जैसे 2024 में हुआ, बोलो ना जी ऐसा। लेकिन आपने कभी सुना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा है और जनता कभी जा रही है वोट कर रहे हैं? कोई सुना हो तो हाथ उठाओ, बोलो ना जी ऐसा। नहीं सुने हैं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो भी लोग जाते हैं ये जनता के द्वारा चुने गए नहीं। इसमें सभी राज्यों की अपनी अपनी सीटें हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का इसमें 16 सीट है राज्यसभा का। अब ये 16 लोग कैसे चुने जाते हैं, कैसे? तो हमने चुनकर, जैसे मान लो कि बिहार का विधानमंडल है, जैसे संसद है वैसे बिहार का अपना विधानमंडल है। विधानमंडल में दो हाउस है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे सब ये पढ़ेंगे आप, अभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। बिहार विधानसभा में यहाँ पे 243 मेंबर हैं। कितने? 243। इनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है, मतलब ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनकर गए। बात समझ में? अब यही 243 लोग मिलकर इन 16 लोगों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष? क्लियर है ना? लोकसभा का क्या होता है, प्रत्यक्ष,
राज्यसभा का होता है अप्रत्यक्ष। आगे पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा पे जब पहुंचेंगे, फिलहाल इतना समझिए आप। अब जब भारत के संविधान सभा के गठन की बात आई तो नेहरू जी ने तो 1938 में ही बोला था कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो संविधान सभा कैसे, एक तो भारतीय सब शामिल होंगे और दूसरा कि सबके सब प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाएंगे, मतलब जनता के द्वारा चुने जाएंगे। और दूसरे साइड अगर बात करें तो इधर अनाउंस तो हो गया, कैबिनेट मिशन अनाउंस कर दिया कि संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। बात समझ में आया? तो 1938 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो संविधान सभा के गठन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब 1946 में आप जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि 1946 का 47 का माहौल क्या था भारत में। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरा एकदम मूड में थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बनाना है। आगे चलकर एक वो रेडक्लिफ महोदय आया था जिसको सीमा रेखा खींचने के लिए बोला गया था कि आप भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए एक सीमा रेखा ड्रॉ करो कि कहां से भारत होगा, कहां से पाकिस्तान होगा। ये महोदय न तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर गए न तो भारत के बॉर्डर पर गए, दिल्ली में बैठे वो मैप निकाले और बीच से खींच दिए कि भाई ये भारत है और ये पाकिस्तान। किसी का घर गया पाकिस्तान में, द्वार गया भारत में। मामला खूब पेचीदा हो गया। इधर से इधर लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, मुस्लिम उधर जा रहे हैं, हिंदू इधर आ रहे हैं, पूरा मारकाट छिड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। इस परिस्थिति में आप बताओ क्या पॉसिबल है कि पूरे जनता का पहले वोटर लिस्ट बनवाइए, पूरा व्यवस्था सेट करिए, उसके बाद से फिर मतदान करवाइए, फिर लोगों को चुन कर लाइए, फिर संविधान सभा का गठन करिए। 1946 के उस समय जब न तो वोटर लिस्ट है न तो कुछ व्यवस्था है, पॉसिबल था? अभी सब कुछ सेट है। तभी नवंबर में बिहार के विधानसभा के इलेक्शन होने वाला, फरवरी से चालू है काम, इसकी प्रक्रिया। वोटर लिस्ट अपडेट किया जा रहा है, जिसका मृत्यु हो गया उसका नाम बाहर करना है, कुछ नए मतदाता है उनको जोड़ना है, सभी लोगों को प्रशिक्षण देना है, इतना चुनाव कराने के लिए कर्मचारी अधिकारी कौन कहाँ पे कैसे काम करेगा वो सेट करना है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करना है, सब इतना सारा मुद्दा। आज के डेट में 2025 में इतना सब टेक्नोलॉजी ठीक ठाक है, तब नवंबर में चुनाव है, फरवरी से प्रक्रिया चालू। आपको नहीं पता चल रहा है, जो सिस्टम है वो सब को पता है। तब इस तरह से प्रक्रिया चल रही है। 1946 में कुछ भी नहीं था अभी, न तो ठीक से भारत के अपने कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि अभी तो देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1900 होगा ना, ये कब की बात चल रहा है? 1946 का। तो पॉसिबल तो नहीं था कि प्रत्यक्ष मतदान कराया जाए, या फिर रुकना पड़ता। 1947 में पहले देश आजाद होने दो, सब काम छोड़ के, लड़ाई झगड़ा मारधार ये सब दंगा फसाद हो रहा है, सबको छोड़ के पहले चुनाव में लागो, फिर चुनाव कराओ, फिर संविधान सभा बनाओ, फिर संविधान बनेगा। एक बहुत लंबी प्रक्रिया में भारत फंस जाता और पॉसिबल भी नहीं था उस समय प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हमारे असेंबली का क्या करना, गठन करना। तो फिर होगा क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि संविधान सभा तो अल्टीमेटली बनाना है ना संविधान बनाने के लिए। तो फिर और नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? तो नेक्स्ट ऑप्शन था कि अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इलेक्शंस कराए जाए। तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कैसे? तो बोर्ड पे देखिए इधर, जैसे अभी हम आपको बताए कि राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अभी बताए ना भाई, भूल गए भाई इतना जल्दी। तो ये लोकसभा में तो 543 जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में जो 245 हैं, जिसमें से 16 बिहार के हैं, 30-31 यूपी के हैं, सब राज्य का बटा हुआ है। तो सब राज्य की विधानसभा इन राज्यसभा के सदस्यों का क्या करती है, चुनाव करती है। जैसे यूपी में 31 है तो 31 लोगों का चुनाव बिहार, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो भी एमएलए हैं वो सब चुनेंगे। बात समझ में आ रहा है? तब प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता था, तो फिर अप्रत्यक्ष पे हमने शिफ्ट किया। ठीक है। और इस समय यानी 1946 के आसपास 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। कल बताए थे ना, प्रांत मतलब राज्य, राज्य का अपना विधानमंडल सब विधायिका था ना वहां पे। तो 11 प्रांतों में विधानमंडल का चुनाव हुआ था। वहां पे सब चुने गए प्रतिनिधि थे
ये मतलब कंसेंसस बना, ये समझौता हुआ कि ठीक है, ये 11 प्रांतों में जो विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं वही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करें। तो एक प्रकार से किस प्रकार का ये चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब इसमें भी झोल था। झोल क्या था कि ये जो विधानसभा के सदस्य हम आपको बता रहे हैं, ये विधानसभा के सदस्य तो जनता के द्वारा चुने गए हैं, जिसको भी वोटिंग राइट है सब लोग चुना है इनको, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब लोग चुना है, बोलो ना जी ऐसा। लेकिन यहां पे जो प्रांतों में चुनाव हुआ था, इसमें क्या सब लोग भाग लिए थे? नहीं, कल ही बताए थे ना, मुश्किल से 8-10% जो टॉप ऊपर के लोग थे, पढ़े लिखे होशियार व्यापारी, उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला हुआ। तो इनको तो ठीक से जनता भी नहीं चुनी थी, तो मामला और पेचीदा होता गया। और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि 11 विधानमंडलों में जहां जहां पे भी चुनाव हुए हैं और जो चुने गए प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, उन्हें चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या कर दिया जाएगा, चुनाव कर दिया जाएगा। तो फाइनली ये डिसीजन बना और डिसीजन के बाद चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई और अगस्त के बीच में, जुलाई अगस्त 1946 के बीच में जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389। ऐसा अनुमान लगाया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का क्या होगा, चुनाव होगा। अब ये फिक्स नहीं था कि नहीं गिनेंगे, यहां से बंजारी से काउंट करना शुरू करेंगे सिवान के बॉर्डर तक, जहां 10 लाख पूरा वहां पे काम खत्म, वहां पे एक सीट, ऐसा व्यवस्था नहीं था। 10 लाख मतलब इन द सेंस कि किसी एरिया में अगर 8 लाख 8.5 लाख लोग हैं तब भी एक सीट, कहीं पे 11-12 लाख हो गए तब भी एक सीट। एवरेज 10 लाख पर एक सीट का निर्धारण किया गया था कि 10 लाख पर एक संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। बात समझ में आ रहा है? बोलो ना जैसो। तो फाइनली 389 सीट फिक्स किया गया कि 389। अच्छा, जुलाई 1946 पाकिस्तान अभी बना है नहीं, तो शुरुआत का जो संविधान सभा बना उसमें भारतीय और पाकिस्तान पूरा को लेकर तब संविधान सभा का गठन किया गया। कोई दिक्कत? ठीक है। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और अब इसमें भी 2 प्रकार से थे। 296 लोग, क्योंकि कल बताए थे आपको कि जो भारत जो था, भारत इसमें 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक तो 11 प्रांत था जो ब्रिटिश के डायरेक्ट नियंत्रण में था, और बाकी कुछ छोटे छोटे देशी रियासत भी थे। देशी रियासत, देशी राजा महाराजा जो पूरी तरह से स्वतंत्र, वो ब्रिटिश के अधीन कार्य करते थे। और ये देशी रियासत 565 के आसपास देशी रियासत थे, छोटे छोटे राजा महाराजा थे, जिसमें 100-200 जनसंख्या वाला भी देशी रियासत था छोटा मोटा, और हैदराबाद जैसे 2.5-3 करोड़ की जनसंख्या वाला भी देशी रियासत था। हैदराबाद एक देशी रियासत था जहां की जनसंख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास थी। बात समझ में आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, जो भारत का संविधान बन रहा है वो तो पूरा भारत के लिए न बन रहा है। ऐसा थोड़े कि केवल प्रांतों के लिए बन रहा है, देशी रियासतों के लिए नहीं बन रहा है। बोलो ना जी ऐसा। तो इसमें प्रांत के लोग तो शामिल किए जाएंगे ही, साथ ही साथ देशी रियासतों के लोगों को भी शामिल करना है। बात समझ में आया? तो 296 लोग प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नरी से, और बाकी कितने बच गएंगे? 93 6 3 9, हाँ ठीक है। बाकी जो 93 होंगे वो कहां से आएंगे? देशी रियासत। देशी रियासत के राजा महाराजा जिसको मर्जी करेगा उसको संविधान सभा में भेज देगा। अब भी एगो बात पेचीदा था, जिसको मतलब क्या, उसका पुत्र को लगता है कि इसे यही जाओ भाई संविधान, तो ही जाएगा संविधान सभा में।
ठीक है, तो इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि 11 प्रांतों से चुनकर जाएंगे अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। यानी कौन चुनेगा? वहां के विधानमंडल के जो सदस्य चुने गए हैं वो चुने। ठीक है, और बाकी 93 जो होंगे वो देशी रियासतों के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे। चुनकर इन द सेंस कि देशी रियासत अपने आज चुनाव नहीं करेंगे, वो जिसको मर्जी करेगा उसको संविधान सभा में भेज देंगे। याद ना कोई दिक्कत परेशानी? तो फाइनली ये सारा काम जुलाई अगस्त के आसपास तक फिनिश हुआ और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या हुई? आरंभ हुई। चुनाव हो गया, इसमें से कुछ लोग चुने गए, 200+ सीट कांग्रेस का, कुछ मुस्लिम लीग, बाकी कुछ अन्य पार्टियां थी, ये लोग सब चुनकर पहुंचे। इधर देशी रियासत का 93 सीट। फाइनली 9 दिसंबर यानी दिसंबर के पहले तक पूरा ये चुनाव हो गया था और फाइनली 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई दिल्ली में। जो अभी का पुराना वाला संसद भवन का बिल्डिंग था वही पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था या फिर भारत का संविधान सभा था। कोई दिक्कत परेशानी? संविधान सभा का कार्य क्या है? भारत के संविधान का क्या करना? निर्माण कर। बात समझ में आ रहा? लेकिन देश की आजादी के बाद देश की आजादी के बाद संविधान सभा का एक दूसरा काम भी था। कौन काम था? दूसरा काम देश के लिए कानून बनाना। क्योंकि देश आजाद हो जाएगा तो फिर अभी कानून कौन बनाता है? संसद, स्टेट का विधानमंडल। तो उस समय संसद थी, स्टेट का विधानमंडल का तो अभी चुनाव भी नहीं हुआ, मतलब आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। तो फिर जब तक संविधान नहीं बना है, 1950 में भारत का संविधान लागू होगा ना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश किससे चलेगा? 26 जनवरी 1950 से तो भारत के संविधान से चल रहा है। अब इसके बीच हमारा देश कैसे चलेगा? 1935 का भारत शासन जो अधिनियम आया था, तो कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट किया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और यह संविधान सभा भारत के संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है, तब तक जो भारत देश है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाया जाएगा। उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई है उसके माध्यम से भारत को चलाया जाएगा। समझ में आया? बोलो ना जैसा। अब देश स्वतंत्र हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलने लगा, लेकिन आजादी के बाद से तो फिर कुछ कुछ कानून की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो हमारा अभी पार्लियामेंट का गठन नहीं हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब तो आजादी के बाद अभी नया हम अपना सब कुछ सेटअप करेंगे ना। तब तक के लिए डिसाइड किया कि हमारे संविधान सभा साथ ही साथ 2 काम करेगी। एक तो भारतीय संविधान का निर्माण करना, जो इसका सबसे प्रमुख काम है, जिस काम के लिए इसको चुना गया, पहले वो तो करेंगे ही। साथ ही साथ उस समय चूंकि संसद नहीं बना था, इसलिए हमारी संविधान सभा संसद का भी काम करेगी। और उस समय भारत में जो भी इंपॉर्टेंट कानून की आवश्यकता होगी वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। तो हमारे संविधान सभा के 2 काम था, एक था भारत के संविधान का निर्माण करना और दूसरा था कि जरूरी कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। यहां तक किसी का समस्या हो तो बताइए। कोई दिक्कत? बोलो ना जैसो। कोई क्लियर सब? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की मीटिंग स्टार्ट होती है। सच्चिदानंद सिन्हा, जो इस समय के मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे एक बुजुर्ग लीडर हुआ, क्योंकि अभी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, इसका एक अध्यक्ष बनेगा, फिर कानून संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? आरंभ होगी। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका अध्यक्षता, इसका उपाध्यक्ष पहले चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपना स्पीच वगैरह देते हैं और 9 दिसंबर को पहला मीटिंग होता है। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी? फिर आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है और दूसरी बैठक में सबसे पहले एक अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसका सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे बिहार के सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष पद के तौर पे या संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है। और फाइनली 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष वो बन गए।
बात समझ रहे हैं? तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। अदरवाइज अगर डायरेक्ट अध्यक्ष पूछता है तो समझ जाइए कि वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, ये नहीं जो क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप सोचने लगे कि अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। अगर केवल अध्यक्ष लिखा है तो फिर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही पूछ रहा है। पूरा कहानी समझ में आया? 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया। माहौल नहीं था कि प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, इसलिए प्रांतों में जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हीं के द्वारा आगे चलकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया गया। जुलाई अगस्त 1946 के आसपास चुनाव संपन्न हुआ और दिसंबर से संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 9 दिसंबर से आरंभ हुई, आगे चलकर 26 नवंबर 1949 तक लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। क्योंकि सब पढ़े लिखे, मतलब सब महारथी लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। पूरा एकदम रिसर्च हुआ, पूरे लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया कि वहां पे कैसी व्यवस्था है। क्योंकि भारत जैसे एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होने जा रहा था, 35 से 40 करोड़ एक जनसंख्या है, पूरा भारत को एक कंबाइंड बांध के रखना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक। भाषा, बोली, पानी, डाइवर्सिटी इतने लार्ज स्केल पे है, उस देश के लिए संविधान बनाना है। तो आज के जैसे चिटपुटिया लीडर चले जाएंगे तो फिर तो पॉसिबल था नहीं। कोई पढ़ा लिखा होशियार टाइप, जवाहरलाल नेहरू, उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, इतने सब महारथी लोग उसमें क्या हुए थे, बैठे हुए, जिनको जो उस समय का अपने तत्कालीन जो उद्देश्य था उसको छोड़कर भारत को ऐसा संविधान दिया जिसके बदौलत लगभग 70-75 सालों से भारत उसी संविधान के बल पे चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो पहली बार संविधान सभा के गठन किया गया था और जो भी लोग उसमें शामिल थे, जितने पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल पर्सन उसमें शामिल थे, उतने कभी पढ़े लिखे आज के डेट में भी भारतीय पार्लियामेंट में मौजूद नहीं। अब डाटा उठाकर देखेंगे तो 30 से 35% तो ऐसा है जिसके ऊपर हत्या, बलात्कार, ये सब का केस चल रहा है, वो भी सब सांसद बैठ के पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। लेकिन उस समय के संविधान सभा में ऐसा व्यवस्था नहीं था। जो भी चुने गए थे वो पढ़े लिखे सब होशियार व्यक्ति थे, देश के लिए कुछ करने का उनका अपना इच्छा था, क्योंकि वो तो आजादी के आंदोलन से चलते आ रहे थे ना। कितने दिन तक जेल में रहे, जेल की सजा काटे देश की आजादी के लिए। वो लोग ऐसा गलत काम थोड़े कर सकते थे कि ऐसा संविधान बना दीजिए जैसे देश ही चलाने में दिक्कत परेशानी आ जाए, नहीं। तो पूरा रिसर्च हुआ, 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। 3 वर्षों तक इन्होंने लगातार बैठकें की, मतलब बीच बीच में छुट्टी भी रहता था, लेकिन लगातार बैठकों करके पूरा चर्चा करके, और एक सहमति ये भी बनी थी कि जो भी संविधान की बातें शामिल होगी उसको सर्वसम्मति से शामिल किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि वोटिंग की जरूरत न पड़े, सर्वसम्मति से, मतलब सभी लोग उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें। कोई भी मुद्दा पे अगर डिस्कशन हो तो डिस्कशन हो, खुलकर चर्चा होता था। लेकिन जब भी उसको संविधान की किताब में शामिल होने की बात आती थी तो अधिकांश चीजें कोई वोटिंग नहीं हुआ है, सर्वसम्मति से उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। सर्वसम्मति से समझ लें, मतलब जिसपे सबका क्या है, हाँ है। इक्का दुक्का मुद्दे पर तो सब मुद्दे पे तो एक साथ नहीं हो सकते थे, इक्का दुक्का मुद्दे पे वोटिंग हुई होगी, लेकिन अधिकांश मुद्दों पे कोई वोटिंग नहीं हुई। सब मिलजुल कर भारत के संविधान का क्या किया, निर्माण किया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पूरा इसका मतलब इतिहास और फिर कैसे संविधान का डेवलपमेंट हुआ। अब तो आगे इसमें जाएंगे तो जितना बात हम समझाए हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के लिए आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। हालांकि NCERT जो चैप्टर हम भेजे उसमें 1934 ही दिया हुआ है, तो ये है बात। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। 1942 से यहाँ पे छूट गया, अच्छा आगे कहीं मिलेगा। 1938 में भारतीय, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, 1942 में ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया गया क्रिप्स मिशन में।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप ना हो। ये तो बताए थे ना 1938 वाला बात कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुना जाएगा। अंततः कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, कैबिनेट मिशन का AB अलेक्जेंडर स्टेपर्ट क्रिप्स के सुझाव पर संविधान सभा के गठन नवंबर 1946 में किया गया। ठीक है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या कितना 389 निर्धारित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने 296, जिसमें 11 प्रांतों से 292 और बाकी एक ब्रिटिश जैसे अभी केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वैसे 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, तो वहां से भी कितने लोग आएंगे 4, और बाकी देशी रियासतों से 93। ये राजा महाराजा के द्वारा डायरेक्ट क्या होंगे मनोनीत, मतलब जिसको मर्जी करेगा उसको यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये सब बातें दी हुई हैं, आप इसको घर पे लिख लीजिएगा और बाकी जो बातें उसको कल समझा के इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, स्लाइड ये पूरा जाएगा, पूरा हो बहु पहले कॉपी पेस्ट आपको कर देना है। सारा कहानी इसमें समझा दिए हैं, बाकी कुछ और बातें हैं जो कल डिस्कशन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो बढ़िया से नोट्स पूरा कंप्लीट ही नहीं, जो हम लिखवा नहीं रहे हैं तो आप छोड़ते जा रहे हो तो मामला पेचीदा हो जाएगा, किस दिन कॉपी चेक हो गया तो फिर। ठीक है, औचक निरीक्षण होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा जिस दिन हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से लिख होके नोट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नोट्स बनाना तो एक मुकम्मल नोट्स बनना चाहिए। जैसे मान लो कि आप कॉपी जो यूज कर रहे हो, मान लो कि इस प्रकार की कॉपी है, तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स की कॉपी में सामान्यतः 75% में लिखो या 80% पे लिखो, इतना दूर जगह उसमें क्या कर दीजिए आप छोड़ दीजिए। किस लिए? मान लीजिए सारा नोट्स बना लिए, बाद में कोई बुक्स रिवीजन कर रहे हैं या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन या कुछ ऐसा फैक्ट मिल गया जो आपके नोट्स में शामिल नहीं है, तो उस सारी चीज को क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट करने के लिए। ठीक है, जब भी टॉपिक खत्म हो तो उसके बाद 1-2 पेज छोड़ दीजिए कि उस टॉपिक से संबंधित, जैसे मान लो कि पिछला वाला टॉपिक खत्म हुआ भारत का संवैधानिक विकास, तो खत्म हुआ तो फिर उसके पास नेक्स्ट चैप्टर लगाने से पहले 1-2 पेज छोड़ेंगे हम वहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ और फैक्ट मिले तो वहाँ पे क्या करने के लिए अपडेट करने के लिए। बोलो ना जी असनो, नहीं तो एक ही बार यहाँ से पकड़ कर लिखना चालू करना और यहाँ पर पकड़ कर खत्म करना, सारा दिमाग इसे मत लगा देना। ठीक है, बोलो ना जी असनो। तो नोट साथ ही साथ कंप्लीट करते जाइएगा, आगे की चर्चा कल जारी रहेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक YouTube पे लेक्चर भी है इसका, इसको हम बाद में स्लाइड डाल देंगे। YouTube पे जाओगे ना तो संविधान सभा की जो 10 मीटिंग हुआ है, मतलब संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है, भुला गए संविधान सभा जो बनाया गया था, उस पे लेक्चर है। ठीक है, ये किसका है? राज्यसभा पे ये मिलेगा। ये सब नमूना कहाँ से आ गया सब? ये है राज्यसभा टीवी 11 साल पहले, 7 साल पहले। इसका आवाज कहाँ से आएगा? 5 को लाइट ऑफ करो भाई। हाँ, अच्छा यहाँ से। ये पूरा बढ़िया से दिया हुआ।
how it works. पहली बार His Majesty सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ पूरा इसमें 10 गो लेक्चर है पूरा। बुलाया कैबिनेट मिशन। मेरे साथी, इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश ये मौजूद है। बाकी मसाइल मोहम्मद अली जिन्ना है शायद, मतलब वो ओरिजिनल मोहम्मद अली जिन्ना और ये लोग नहीं है, सब फिल्म में कास्ट किया गया है, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना That's why it's important that we Muslims of India have our own group of states that may decide this own constitution. कौन है? सरदार पटेल। We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I'm afraid we have not discussed in here that case. कैबिनेट मिशन के सदस्य है लोग, चर्चा चल रहा है। एक्शन के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते 3 दिन पुराना वाला पार्लियामेंट है, का आइन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। ये भी साथे में है। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims. ये पुराना पार्लियामेंट है जहाँ पे संविधान सभा का मीटिंग वगैरह होता था। The way in which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the name. घर पे जाकर देखिएगा, ठीक है। तो YouTube पे डालोगे, कभी फुर्सत मिले तो YouTube पे सब भी देखा जाता है, ये बता दिए हम, ठीक है। हमेशा रील वगैरह ही नहीं देखा जाता, ये भी सब YouTube पे है। तो डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और राज्यसभा, तो वहाँ से ये पता चल जाएगा।